हम लोगों को अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मुक्त दोलन। मुक्त दोलन क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई जो वस्तु है वो दोलन कर रही है, तो जब किसी वस्तु को माध्य स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर आवर्ती गति करने लगती है। यदि बाह्य बल, कोई जो बाहरी एक्सटर्नल फोर्स आता है, वो वस्तु की गति को प्रभावित ना करें, जैसे हवा पानी मतलब शांत वातावरण में निर्वात में प्रयोग करें, यदि बाह्य बल वस्तु की गति को प्रभावित ना करें तो वस्तु निश्चित आयाम और आवृत्ति से दोलन करती है, और जो इस निश्चित आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं स्वाभाविक आवृत्ति, तथा इस प्रकार के जो दोलन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त दोलन। ठीक है, अब देखते हैं अवमंदित दोलन क्या होता है। अवमंदित दोलन क्या होता है? तो जब किसी वस्तु में गति विरोधी बल मतलब अवमंदन बल, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लोलक है, ये इधर इधर मूव कर रहा है। जब किसी वस्तु में कोई गति विरोधी बल, जैसे मान लीजिए इसको निर्वात में रख करके हम वायु में रखें, तो वायु में इस पर कई सारे बल कार्य करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण लगेगा, और वायु और नमी लग के बहुत सारे जो अवमंदित बल आएंगे। तो यदि किसी वस्तु में गति विरोधी बल अवमंदन बल उपस्थित होता है तो वस्तु का आयाम धीमे धीमे घटने लगता है। तो वस्तु जैसे ये आया, ये धीमे धीमे घटने लगता है, वस्तु का आयाम धीमे धीमे घटने लगता है। तो इस समय जो वस्तु का दोलन होता है उसे अवमंदित दोलन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक होता है किसी पदार्थ के धातु के ठोस गोले को एक भारहीन धागे से बांधकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाती है, तो इस समायोजन को सरल लोलक बोलते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई धागा लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो भार तो उसका होगा ही, और चाहे जितना भी प्रयास कर लें पर घर्षण तो कुछ ना कुछ तो उत्पन्न हो। हम लोग घर्षण को कम कर सकते हैं पर घर्षण को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो वास्तव में हम लोग धातु के ठोस गोले को लंबे हल्के अवितान्य धागे से दृढ़ आधार से लटकाकर सरल लोलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो सरल लोलक का गोलक होता है इसे बोलते हैं बॉब। ठीक है, और जो ये इसकी लंबाई होती है इसे बोलते हैं प्रभावी लंबाई, और इसके केंद्र से इसके केंद्र तक की बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग प्रभावी लंबाई, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं निरंबर बिंदु, जहाँ से बंधा होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, वही पढ़ लेते हैं इसमें। यदि किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को भारहीन अवितान्य धागे से दृढ़ आधार से लटकाया जाता है तो घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाए तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। परंतु वास्तव में संभव तो है नहीं है। तो वास्तव में धातु के ठोस गोले को लंबे हल्के मजबूत धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटकाकर सरल लोलक बनाया जाता है। ठीक है, अब धातु के ठोस गोलक को हम लोग बॉब कहते हैं, और दृढ़ आधार से लटकाते हैं उस गोलक कहते हैं, इसे निलंबन बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी लंबाई। निलंबन बिंदु से गोलक के गुरुत्व केंद्र तक के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा है, तो ये इसको बोलते हैं निलंबन बिंदु, और ये हमारा गोलक है, तो इनके बीच की जो दूरी इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक है, अब आवर्तकाल तो जानते हैं, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस दोलन का आवर्तकाल बोलते हैं। अब सरल लोलक का ये डायग्राम है, ये देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए ये कोण थीटा है। अब ये थीटा एम जी क्यों लगेगा, ये एम जी। ठीक है, और इसका अगर हम ये घटक ले लें, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो जो अक्ष से इधर बनता है जैसे बोलते हैं एम जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर बनता है उसे बोलते हैं एम जी साइन थीटा। ठीक है, और जो ये एम जी साइन थीटा है ये वस्तु को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, और जो एम जी कॉस थीटा है ये इसके जो तनाव लग रहा है इसको ये संतुलित करेगा। ठीक है, तो और हमें इसका ये जो टी है यही हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। माना सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L, निलंबन बिंदु S, O उसकी माध्य स्थिति है। माना किसी क्षण के पश्चात
बिंदु P पर OSP बराबर थीटा, तो y दूरी विस्थापित होता है। ठीक है, मान लिया y दूरी विस्थापित हो जाता है, इसका विस्थापन कितना हो गया, माध्य स्थिति से y हो गया। धागे का तनाव कितना है, PS है, धागे में तनाव कितना है, PS दिशा में है। गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है, वो तो सभी जानते हैं। mg के दो घटक हैं, mg cos थीटा SP दिशा में, इधर की दिशा में, और mg sin थीटा इधर की दिशा में। ठीक है, घटक mg sin थीटा जो है वो माध्य स्थिति में, गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो F बराबर माइनस mg sin थीटा। और मान लीजिए थीटा है वो बहुत छोटा है, जब sin थीटा छोटा होता है तो sin थीटा को हम लोग थीटा के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब तो F बराबर कितना आ गया, F बराबर माइनस mg थीटा। तो कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और चाप हमारी कितनी थी, चूँकि ये उपतना y गया था, y दूरी विस्थापन हुआ था, और त्रिज्या हमारी यहाँ से, तो ये हो जाएगी लंबाई L, तो चाप अपॉन त्रिज्या, तो y अपॉन L थीटा के मान को समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो F बराबर माइनस mg y अपॉन L। और हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m अल्फा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और दोनों समीकरण को इक्वेट कर देंगे F बराबर, तो F बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का mg y अपॉन L बराबर m अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, g और l तो कांस्टेंट है, और y परिवर्तनशील है, तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस y। और हमारा सूत्र क्या होता है, आवर्तकाल का सूत्र होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट y अपॉन अल्फा, विस्थापन बटे त्वरण। और समीकरण 5 से y अपॉन अल्फा बराबर l अपॉन जी, तो t बराबर 2 पाई l अपॉन जी, यही हमारे सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रणोदित दोलन क्या होता है। प्रणोदित दोलन क्या होता है, अब जब कोई वस्तु बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में आवर्ती बल के बराबर हो तो दोलन करती है, तो इस दोलन को प्रणोदित दोलन कहते हैं। जैसे अभी अब हम लोग, ये हमारा लोलक है और ये इधर इधर मूव कर रहा है। अब इसमें कोई बाह्य प्रभाव लगा के इसमें हम लोग दोलन कराते हैं। ठीक है, ये अपने आप दोलन ना करे, इसको कोई बाह्य बल प्रभावित ना करे, ये इसको हम एक बाह्य बल प्रभावित लगा के तब इसका दोलन करवाएं, तो उस दोलन को बोलते हैं प्रणोदित दोलन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, अब हम लोग स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें दो स्प्रिंगें होती हैं, दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और उसके नीचे mg भार लटका देते हैं। और मान लिया टोटल विस्थापन कितना हुआ है, टोटल m भार लटकाने से टोटल स्प्रिंगों में विस्थापन हुआ है, जो पहली स्प्रिंग थी उसमें विस्थापन हुआ x1 और दूसरी स्प्रिंग में विस्थापन हुआ x2, और पहली स्प्रिंग का नियतांक k1 और दूसरी स्प्रिंग का नियतांक k2, और टोटल विस्थापन हुआ है x। और जो प्रत्यानयन बल है वो F दोनों में समान होगा, क्योंकि जब स्प्रिंग सेम होती है तो उसमें जो प्रत्यानयन बल है वो भी समान होता है। ठीक है, तो x बराबर x1 प्लस x2, टोटल इतना ही विस्थापन हुआ है। चूँकि स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल समान है तो F बराबर माइनस k1 x1 बराबर माइनस k2 x2। तो x1 का मान निकालेंगे, x1 बराबर माइनस का F अपॉन k1 और x2 बराबर माइनस का F अपॉन k2। x1 और x2 के मान को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x बराबर माइनस का F अपॉन k1, तो x बराबर माइनस का F 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, तो x बराबर माइनस का F k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2। और x बराबर कितना होता है, x बराबर होता है F अपॉन k, x बराबर भी तो होता है 1 अपॉन k। तो टोटल हमारा कितना निकल के आ गया, स्प्रिंग का नियतांक k बराबर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, और पिंड का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट अपॉन k होता है, और k का मान यहाँ से पुट कर देंगे, तो t बराबर 2 पाई m अपॉन k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में बल अलग अलग उत्पन्न होगा, क्योंकि जब स्प्रिंग चेंज तो बल चेंज है, F1 इंटू F2, और जो विस्थापन होगा वो इसमें इस बार सेम होगा, क्योंकि समांतर क्रम है तो विस्थापन x1 बराबर x2 बराबर x। ठीक है, तो अब इसमें कितना बल लगेगा, F1 बराबर माइनस का k1x और F2 बराबर माइनस का k2x। तो F बराबर F1 प्लस F2, तो F बराबर माइनस का k1x प्लस k2x, तो x हमने कॉमन ले लिया k1 प्लस k2, और F बराबर हम जानते हैं F बराबर होता है kx, तो x कट जाएगा तो k बराबर आ गया k1 प्लस k2। तो इस समय कितना आ जाएगा, लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई m अपॉन k1 प्लस k2, यही हमारा हो गया फार्मूला। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुनाद किससे कहते हैं। यदि दोलन करते हुए पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति पिंड पर आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति के समान हो जाए तो पिंड के दोलन का आवर्तकाल एकाएक बढ़ जाता है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। जैसे किसी पिंड पर हमने एक आरोपित, जैसे सेना का पुल पार करना, जब सेना किसी पुल पर चढ़ती है तो वो लोग एक सीध में नहीं चलते हैं, ऐसे तो सेना हमेशा एक नियमित मतलब एक सीधी सरल रेखा में चलती है, लेकिन जब वो लोग पुल पार करते हैं तो वो लोग अलग अलग बिखर जाते हैं, ताकि क्योंकि अगर उनके पैरों की आवृत्ति और पुल की आवृत्ति के समान हो जाएगी तो पुल में कंपन होने लगता है, कंपन होने के कारण फिर वो पुल टूट सकता है, इसलिए सेना का जब पुल पार करते हैं तो उन्हें अलग अलग चलाया जाता है। अब पढ़ते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता। अनुनाद की दोलन करते हुए किसी पिंड के स्वाभाविक आवृत्ति पिंड पर आरोपित बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो, और यदि आवृत्ति को थोड़ा सा कम या अधिक कर दें
यदि आवृत्ति को थोड़ा सा कम या अधिक कर दें तो दोलन का आयाम एकदम से घटने लगता है। तो इस समय जो आयाम घटने लगता है इसे बोलते हैं, इस घटना को अनुनाद की तीक्ष्णता बोलते हैं। ठीक है, क्यू गुणांक क्या होता है? क्यू गुणांक को हम लोग फार्मूले से ही डिफाइन करेंगे। क्यू गुणांक क्या होता है? किसी अवमंदित दोलन का क्यू फैक्टर, किसी अवमंदित दोलन का क्यू फैक्टर एकत्रित औसत ऊर्जा तथा एक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का 2 पाई गुना होता है। ठीक है, ध्वनि के कुछ गुण पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा मोटे या पतली ध्वनि के मध्य अंतर किया जाता है, तारत्व कहलाता है। मतलब ध्वनि, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा ध्वनि के मोटे या पतली होने का आभास पता चलता है, तारत्व कहलाता है। यह एक और बता सकते हैं, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि और महिलाओं और बच्चों की ध्वनि में अंतर किया जा सकता है, उससे बोलते हैं तारत्व बोलते हैं। मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है तथा पतली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग गुणता। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी होती है ध्वनि का वह गुण जिसके कारण समान आवृत्ति तथा असमान तीव्रता होने पर भी वाद्य यंत्रों के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकता है, गुणता कहलाता है। मतलब ध्वनि का वह गुण जिसके कारण, मतलब ऐसा यंत्र जिसमें दोनों की तीव्रता और उनकी आवृत्ति समान है पर भी उनमें अंतर किया जा सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं गुणता। जैसे एक आदमी बांसुरी बजा रहा है और एक आदमी हारमोनियम बजा रहा है, तो दोनों की तीव्रता और जो आयाम है वो सेम है पर तभी उनमें हम लोग अंतर कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। ठीक है, तीव्रता क्या होती है? तीव्रता होती है ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम लोग ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि स्रोत से दूर जाने पर तीव्रता घटती जाती है। सामान्य व्यक्ति लगभग 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता से कम नहीं सुन सकता। इसे देहली श्रवणता भी कहते हैं। इसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। प्रबलता क्या होती है? ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि अधिक तीव्र या अधिक धीमी सुनाई देती है, इसे ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, इसका मात्रक डेसिबल होता है। और ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लघुगुणक के समानुपाती होता है। लॉग एल प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, तो एल बराबर के लॉग आई, तो एल बराबर 10 लॉग बाई 10 AI/I0। अब यदि आई बराबर I0 हो जाए, कंडीशन ले लेते हैं, यदि आई बराबर I0 तो एल बराबर 0, तो हमें इस ध्वनि को सुन नहीं पाते। और यदि आई बराबर 10 आई तो एल बराबर 10 dB, तो फुसफुसाहट की आवाज़, हमें कोई फुसफुसाहट की आवाज़ सुने। यदि आई बराबर 10 की पावर 6 I0 तो एल बराबर 6 dB, तो ये सामान्य हमारा वार्तालाप होता है। और यदि आई बराबर 10 की पावर 12 तो एल बराबर 120 dB, इससे ज़्यादा हम लोग ध्वनि नहीं सुन सकते। आप लोग पढ़ते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या होती है? जब किसी दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा व्यक्ति कोई तेज ध्वनि उत्पन्न करता है तो व्यक्ति को 2 ध्वनि सुनाई देती है। जब कोई दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा कोई व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है तो व्यक्ति को 2 ध्वनि सुनाई पड़ती है। पहली जो व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है और दूसरी जो परावर्तित होकर ध्वनि सुनाई पड़ती है। और परावर्तित होकर ध्वनि जो सुनाई पड़ती है उसे हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि के लिए प्रतिबंध क्या है? प्रतिध्वनि के लिए प्रतिबंध है कि हमारे कान और ध्वनि का प्रभाव 0.8 सेकंड रहता है। यदि 2 ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड से कम का समय अंतराल हो तो श्रोता दोनों ध्वनियों के मध्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी परावर्तक श्रोता से इतनी दूरी पर होना चाहिए कि मूल ध्वनि और परिवर्तित ध्वनि के मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का अंतराल तो होना ही चाहिए। और माना श्रोता से परावर्तक तल की बीच की दूरी d, तो कुल दूरी 2d, क्योंकि आना और जाना, तो d और d 2d हो गया। और ध्वनि की चाल v, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी 2d/v। और यदि t बराबर 0.1 सेकंड लेंगे और ध्वनि की चाल हम लोग 340 मीटर पर सेकंड माने तो d बराबर कितना आता है? 17 मीटर। मतलब अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक तल के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिध्वनि के प्रयोग। प्रतिध्वनि के प्रयोग क्या है? प्रतिध्वनि लंबी दूरियां ज्ञात करने के लिए प्रतिध्वनि का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले है लेजर। लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। यह एक प्रकाशपुंज होती है, इसकी द्वारा हम चंद्रमा की सटीक दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वही फार्मूला लगेगा, t बराबर 2d/v, तो d बराबर vt/2। रडार क्या होता है? रडार एक रेडियो तरंग होती है, इसके द्वारा हम, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसके द्वारा विमानों की सटीक जानकारी हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग एंड नेविगेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं सोनार का फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अंतर्गत उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्र के भीतर जो पनडुब्बी खो जाती हैं उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अनुरण क्या होता है? भवन में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद जो ध्वनि गुंजन होता है उससे हम लोग अनुरणन बोलते हैं। और अनुरणन काल क्या होता है? जितनी देर तक वो ध्वनि गुंजन सुनाई देता है उससे हम लोग अनुरणन काल बोलते हैं। ठीक है, अनुरणन काल के लिए साइबाइन का सूत्र अनुरणन काल के लिए जो कारक है, जितना ज़्यादा कक्ष का आयतन होगा अनुरणन काल उतना ही अधिक होगा।
और यदि उस कक्ष में ए मतलब क्षेत्रफल, जैसे पर्दा और कोई भी सामान, अधिक वस्तुएं अगर उस कमरे में है तो उसका अनुरणन काल उतना ही कम होगा। तो टी प्रोपोर्शनल टू 0.165V/A। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुरणन को प्रभावित करने वाले कारक। तो परावर्तक तल, यदि तल ध्वनि के अच्छे परावर्तक है तो अनुरणन काल का मान अधिक होगा। यदि अवशोषण गुणांक कम है तो कम होने पर अनुरणन काल अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर अनुरणन काल अधिक होता है। कमरे का आयतन अधिक होने पर अनुरणन काल अधिक होता है। अनुरणन को नियंत्रित करने की विधियां हैं कुछ। खुली खिड़की का प्रयोग करके, फर्श पर कालीन बिछाकर, श्रोताओं की संख्या बढ़ाकर, दीवार पर वक्रता समाप्त करके हम लोग अनुरणन काल को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं भवनों की ध्वनिकता। किसी भवन या हॉल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें दिया गया भाषण या गाया गया गाना श्रोताओं को अच्छी तरह सुनाई पड़ता है कि नहीं। इससे भवनों की डिजाइन करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें अतिरिक्त भाषण या संगीत की क्रमागत ध्वनियों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त ध्वनि को प्रतिध्वनि न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए हम लोग कुछ काम करते हैं। तो ध्वनि का अनुरणन काल ना ही ज़्यादा अधिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए। ध्वनि की प्रबलता तीव्रता अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी ध्वनि स्रोत में सीढ़ियाँ बनी है तो उस पर हम लोग कपड़ा डाल देते हैं जिससे अनुरणन काल न उत्पन्न हो। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।